नमस्कार साथियों, ई पे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, देखो दोस्तों, वैसे नाम छोटा सा लग रहा है लेकिन इसी एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से रहेगी, जैसे दुर्ग है, मंदिर है, महल है, बावड़ी है, कुएं है, तालाब है, छतरियां हैं। बहुत सारे टॉपिक इसी एक टॉपिक के अंदर ही समाये हुए हैं, क्योंकि ये जो नाम है स्थापत्य कला, स्थापत्य का कला का मतलब हो जाएगा इस टॉपिक में वो चीजें पढ़नी है जिन जिन चीजों की स्थापना हो चुकी हो। जैसे मान लो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दुर्ग, दुर्ग के साथ में अपने जैसे पढ़ेंगे महल, इनके साथ में अपने पढ़ लेंगे जैसे मंदिर। मुख्य तीन बातें हैं इसमें। इसके अलावा दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में बावड़ी भी तो है, छतरियां भी तो है, मस्जिद भी है, मीनारे भी है, गुरुद्वारे भी आ जाते हैं और अन्य कोई स्मारक है वो भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने को इसी एक टॉपिक में पढ़नी है। तो नाम तो इसका हो जाएगा स्थापत्य कला, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत सारी है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सीक्वेंस वाइज अपने लेके चलेंगे। इस पूरे टॉपिक में आपको जिस जगह के बारे में मैं बात बताऊंगा उस जगह का वास्तविक जो चित्र है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ में एक भ्रमण करते समय आपको इनके बारे में छोटी छोटी मोटी मोटी जितनी भी विशेषताएं हैं वो बारीकी से पढ़नी है। ठीक है, और डायग्राम मैंने इसीलिए इसमें ऐड करवाए हैं ताकि आपका थोड़ा सा मन लगा रहे टॉपिक के अंदर। बाकी चीजें बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं जो आप अभी देखोगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब देखो, इसके बाद में सबसे पहले अपने यहाँ पे बात करेंगे दुर्ग स्थापत्य कला की। किसकी बात करेंगे? दुर्ग स्थापत्य कला। मित्रों, सबसे पहले आप ध्यान में रखना, स्थापत्य कला का जनक राजस्थान में कौन है? महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा जी को स्थापत्य कला का क्या माना गया है? जनक माना गया है। और अगर भारतीय इतिहास में बात करें, शाहजहां का काल स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। ये दो बातें विशेष रूप से आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले देखो कि दुर्ग क्या चीज है, इसका सबसे पहले जिक्र कहां पे मिलता है। तो साथियों याद रखना, मनु ने ग्रंथ लिखा है मनुस्मृति, और मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। दुर्गों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलेगा? मनुस्मृति में। मनुस्मृति के लेखक है आचार्य मनु, और मनुस्मृति वैसे तो कहा जाता है कि धरती का पहला मानव मनु था और मनु से उत्पन्न हुए लोग ही मनुष्य कहलाते हैं या मनुज कहलाते हैं। ऐसा थोड़ा सा कहने के लिए जनश्रुति के आधार पे ये बात ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हुई है। मतलब लगभग मान के चलो ईसा के 2000 साल तो अब हो गए, 2021 हो रहे हैं ना अभी, तो 2021 साल तो ये, और 101 साल अपने और मान लेंगे। ठीक है, तो ये मानो कि 2021 या 2022, ठीक है, या कुछ 101 साल या 50 साल या 200 साल, थोड़ा बहुत लगभग में अंदाजा मान लो इसका।
लगभग बात करें तो 2000 साल पुरानी ये किताब है। लेकिन इससे भी पुरानी हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, बहुत सारी सभ्यताएं, वहां भी तो मानव रहा करते थे। लेकिन फिर भी हमारी आस्था है, हम कुछ धार्मिक ग्रंथों के आधार पे इन चीजों को मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब इसके बाद में यहां तक की चीजें क्लियर है, आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने, या चाणक्य ने, या विष्णुगुप्त ने? एक ही आदमी के 3 नाम हैं। तथा मनुस्मृति में 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कितने प्रकार के दुर्ग हैं? 4 प्रकार के दुर्ग है। पहला तो है गिरि दुर्ग, मतलब पहाड़ी पे बना। जल दुर्ग या औदक दुर्ग, जो पानी में बना। दानवन, जो दोरों में बना। वन दुर्ग, जो वन के बीच में बना हुआ है। तो कौटिल्य और मनु दोनों आदमियों ने 4 प्रकार के दुर्ग माने हैं सबसे पहले, और वो कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है इन 4 में से गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गिरि दुर्ग। लेकिन शुक्र नीति में 9 प्रकार बता दिए शुक्र ने, और शुक्र नीति में शुक्र ने 9 प्रकारों में से सबसे अच्छा दुर्ग बताया। कौन से दुर्ग को? सैन्य दुर्ग को, जिसकी बातें हम अभी करने वाले हैं। यहां तक की स्टार्टिंग जो इस टॉपिक का बेस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, कौटिल्य तथा मनु ने, कौटिल्य तथा मनु ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। सर्वश्रेष्ठ बताया है। समझ में आ गई बातें? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान में रखोगे आप हमेशा के लिए इसको। इसके बाद में देखो, आचार्य शुक्र ने लिखी शुक्र नीति, और शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 9 प्रकार के। अब 9 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में भी अपनी बात करने वाले हैं। मैं जैसा उनकी श्रेष्ठता का क्रम है उसके अकॉर्डिंग ही लिखूंगा और याद करवाऊंगा आपको, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो, सबसे पहला होता है, इसमें इन्होंने बताया कि सबसे बढ़िया है सैन्य दुर्ग। ठीक है। 2 नंबर पे रखा इन्होंने गिरि दुर्ग। फिर है जल दुर्ग, फिर है धानवन, फिर है वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? वन दुर्ग है। वन के बाद में है पारिद, यहां लिख देंगे सही रहेगा ना, पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, और अंत में है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सहाय दुर्ग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ है सहाय दुर्ग। ऐसा एक भी दुर्ग राजस्थान में नहीं है। सहाय दुर्ग कौन सा होता है? ध्यान में रखना, जहां सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन निवास करते हो। सदा अनुकूल मतलब सामान्य जीवन यापन करते हो वो लोग, और सुरक्षा की जब बारी आती हो तो वही लोग दुर्ग की सुरक्षा करने का काम करते हो। ऐसे लोग जैसे कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई सुनार है, कोई कुम्हार है। लेकिन जैसे दुर्ग पे आक्रमण हुआ तो वो लोग अस्त्र शस्त्र उठा के और सैनिक की भांति दुर्ग की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है। तो ऐसे दुर्ग सहाय दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है।
इसके बाद में देखो सैन्य दुर्ग चारों ओर जिसके परकोटे में, परकोटा होता है चारों ओर की दीवार, जिसके परकोटे में क्या तैनात हो, सेना तैनात हो। राजस्थान में लगभग सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग हैं। गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पे बने हों, ज्यादातर आपको पता है पहाड़ी दुर्ग है अपने यहाँ पे। जल दुर्ग, औदक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, औदक दुर्ग। और औदक दुर्ग का मतलब है जो पानी के बीच में बना है। एक तो है गागरोन झालावाड़ और एक है भैंसरोडगढ़। कौन सा, भैंसरोडगढ़। ये दो किले औदक दुर्ग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। दानवन जो दोहरों में बना है, जैसलमेर का किला सबसे सुंदर एग्जाम्पल है धानवन दुर्ग का। कौन से दुर्ग का, धानवन का। इसके बाद में वन दुर्ग, ठीक है। सामान्यतः जो पहाड़ी दुर्ग है उनके चारों ओर वन तो जरूर होंगे, पहाड़ी के चारों ओर लगभग पहाड़ी दुर्ग वन दुर्ग हैं। पारिध, पारिध ध ना, ध से पहले क्या आता है, द, द से पहले द का क्या बना, दगड़, दगड़ मतलब पत्थर, जिसके चारों ओर पत्थरों का मोटी दीवार या परकोटा बना हो, पारिध दुर्ग कहलाएगा। हो गया। एरण, एरण दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, खाई भी बनी हो और पत्थरों की दीवार मतलब परकोटा भी हो। अगर ये तीन चीजें किसी दुर्ग के बाहर हैं तो वो दुर्ग कहलाएगा मित्रों कौन सा, एरण दुर्ग। सबसे अच्छा उदाहरण एरण का है रणथंभौर। कौन सा है, रणथंभौर दुर्ग। आगे समझ में बात, शाबाश। इसके बाद में देखो पारिक दुर्ग। परी मतलब चारों ओर, ख मतलब खाई। परी मतलब चारों ओर, ख मतलब खाई, चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई हो जिसके, ऐसा दुर्ग सबसे अच्छा है लोहागढ़, भरतपुर वाला, जूनागढ़, बीकानेर वाला। आगे समझ में कुछ एक दो एग्जाम्पल दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भी जैसलमेर किस श्रेणी का है, गागरोन किस श्रेणी का है, ठीक है, और रणथंभौर किस श्रेणी में आता है, लोहागढ़ किस श्रेणी का है, जूनागढ़ किस श्रेणी का है, ठीक है। ये जो पारिक दुर्ग होते हैं ना, ये लगभग स्थल दुर्ग भी होते हैं जो भूमि पे बने दुर्ग हों। भूमि पे बने दुर्ग हैं उनकी सुरक्षा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, क्यों, पहाड़ी वाले तो वैसे ही सुरक्षित रहते हैं, जमीन वालों पे खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए चारों ओर क्या बना दी जाती है, खाई बना दी जाती है। आगे समझ में बात, शाबाश। इतनी बातें नोट करो, फिर आपको दुर्ग बना के बताता हूं मैं कि दुर्ग बेटा ऐसा होता है, ऐसे गेट होते हैं, सारी चीजें कर लो, शाबाश, नोट। नोट करने का तरीका वही रहेगा, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके बढ़िया नोट्स बना लो, उसके बाद में उसको दोबारा चला दो, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दुर्ग के अंदर मुख्य मुख्य कौन कौन सी चीजें होती है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखना, यहां पे ये एक दुर्ग है, ये इसका मेन गेट है, देखा होगा ना अपने साइड में इस प्रकार से पिलर बने होते हैं दुर्ग के। ये दुर्ग है कोई, ठीक है, मस्जिद सी लग रही है, मीना वो दरगाह जैसी लग रही है, लेकिन ये दुर्ग है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इस प्रकार से अंदर इसके क्या बने होंगे, महल बने होंगे। ये मित्रों इसमें क्या बने हैं, कुछ महल बने हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये महल है।
ठीक है। अब देखो इसके चारों ओर की जो दीवार है ना, ये कहलाती है दोस्तों परकोटा। चारों ओर की दीवार क्या कहलाएगी? परकोटा। ये जो साइड में मैंने आकृतियां ये बना रखी है ना, ये वाली जो मजबूती देने का काम करती है, इनको कहते हैं बुर्ज। क्या कहते हैं? बुर्ज। बुर्ज ऐसा भी हो सकता है, और बुर्ज जो है वो थोड़ा सा इसको बढ़िया डिजाइन बना के ऊपर इमारत नुमा भी बना सकते हो आप। ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाएगी? इसका बुर्ज हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये मेन गेट हो गया इसका। अब देखो कुछ चीजें जरूरी समझने वाली है, उनके ऊपर आप ध्यान दो। अगर इस दुर्ग को जीतना है तो शत्रु क्या करेगा? इसके बिल्कुल आगे मिट्टी का ऊंचा चबूतरा बनाएगा, ताकि आराम से तोपों से या बंदूकों से दुर्ग के अंदर वाली साइड हमला कर सकें। तो मिट्टी का बना ये ऊंचा चबूतरा दिख रहा है ना, चबूतरा, ये कहलाएगा पाशीब। क्या कहलाएगा मित्रों? पाशीब कहलाएगा। मिट्टी का बना ऊंचा चबूतरा पाशीब कहलाएगा। और इसी चबूतरे पे खड़ा होके शत्रु जो है वो क्या करेगा? निगरानी करेगा। ठीक है, वो देखेगा कि अंदर कहां पे कितने सैनिक तैनात है, फिर बाद में वो जायजा ले लेगा परिस्थितियों का, फिर उसके बाद में हमला स्टार्ट होगा। एक चीज तो ये बना दी इन्होंने, मेन गेट तक ऐसे तो पहुंचने नहीं देंगे। जैसे ही मेन गेट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो यहां भी कुछ सैनिक खड़े हैं, यहां खड़े हैं कुछ सैनिक, ये खड़ा है एक सैनिक, तो तीर कमान लेके, तो ये क्या काम करेगा? आप यहां खड़े हो या शत्रु खड़ा है यहां पे, तो ये तीर चलाएगा और आप यहीं पे क्या हो जाओगे? ढेर हो जाओगे। समझ में आ गई बातें? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो क्या करोगे दोस्तों, इसमें पहुंचने के लिए, अरे तीर और गायब हो गए बेटा, कोई बात नहीं, ये लो। अब आपको यहां तक पहुंचने के लिए यहां से खुदाई शुरू करनी पड़ेगी, एक खाई की, और ऊपर से तीर ना लगे इसलिए खाई के ऊपर एक चमड़े का त्रिपाल या कुछ ऐसी चीज है वो ऊपर बिछाते चले जाना है। तो इस प्रकार आपको क्या बनाना है? एक रास्ता बनाना है। क्या बनाना है? रास्ता। ये चमड़े से ढका हुआ रास्ता है, मोटा रास्ता, जिसको क्या कहेंगे? साबात। क्या कहेंगे? साबात कहेंगे इस चमड़े से ढके मोटे रास्ते को। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ऐसे याद कर लेना भी। अगर मेन गेट तक सही सलामत रास्ता में कहते हैं ना साबता पहुंचना है ना अपने को, तो क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों? साबात। क्या बनाना पड़ेगा? साबात। हो गई इतनी चीज? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, एक उपकरण होता है बाहर वाली सेना के पास में, जिसका नाम होता है गाबीच। क्या नाम होता है? गाबीच नाम होता है उसका। गाबीच होता है दुर्ग की घेराबंदी का उपकरण। दुर्ग की घेराबंदी का उपकरण। दुर्ग की घेराबंदी का उपकरण क्या कहलाएगा? गाबीच। क्या कहलाएगा? गाबीच कहलाएगा। आगे समझ में बात? क्या होशियार हो सारे, है ना? ठीक है। हाँ, एक मिनट। अब बाहर वालों का तो इंतजाम हमने कर दिया, अंदर वाले बेचारे क्या करेंगे जो 6 महीनों से अंदर ही कैद हैं?
वो क्या काम करेंगे, लड़ाई जब अंतिम चरण में होती है तब लोग जुत्ती चप्पलें पत्थर गोबर फेंकने लगते हैं ना, ऐसा होता है। तो इनके पास में बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा पत्थर वर्षा यंत्र था, एक डेंकुली पत्थर वर्षा यंत्र, ठीक है, डेंकुली होता है, वो रखते थे दुर्ग के अंदर वाले लोग। और डेंकुली नाम का उपकरण है एकमात्र गागरोन दुर्ग में सुरक्षित मिला है दोस्तों। कौन से, झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में ही क्या मिला है, सुरक्षित मिला है। इसके बाद में एक बात और आप ध्यान में रखो, ये जो लोग हैं ना यहाँ वाले, दुर्ग के पास में कोई भी लोग पहुंचेंगे, जैसे मान लो ये लोग पहुंच गए कुछ लोग और दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दरवाजा तोड़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ऊपर वाले लोग यहाँ जो मेन गेट के ऊपर है ना दुर्ग के अंदर, वो इनको यहाँ से खदेड़ने के लिए गर्म पानी, गर्म घी, गर्म तेल की बौछार करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान में रखना एक उपकरण, गर्म तेल की बौछार करेंगे तो कितना ही बड़ा शूरवीर क्यों ना हो भाग खड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जिसको अपने बोलते हैं ना चिरमिराइट, वो बड़ी गंदी चीज होती है। अब देखो एक चीज कि जब गर्म तेल डालोगे या गर्म पानी डाल दोगे तो सबसे पहले मगर जलेंगे, तो कहलाएगा मगरबी, क्या कहलाएगा, मगरबी, ज्वलनशील पदार्थ वर्षा करने वाला यंत्र, ज्वलनशील पदार्थों की वर्षा करने वाला यंत्र। आगे क्या समझ में बातें, ये बढ़िया सा डायग्राम है, ये आप बना लो, बनाओ, सारी चीजें समझ में आ गई। बात आपको ऐसे लिखना है, ये चमड़े से ढका मोटा एक रास्ता है, क्या है ये, रास्ता है, चमड़ा से ढका हुआ है, ये मिट्टी का ऊंचा चबूतरा है, ठीक है, ऐसे नोट कर लो। एक चीज चलो ये और ध्यान में रखना, बड़ी बड़ी तोपें होती थी जिनको घसीट के लाया जाता था, बड़ी बड़ी तोपें जिनको हाथियों ऊंटों के पीछे घसीट के ले, ये मैंने इसके पीछे बना दी, इसी की है ये तोप, ये मत समझ लेना कि सर यहाँ से गोला चला देंगे तो ये भी साथ चला जाएगा, ऐसा हॉलीवुड मूवी में होता है, यहाँ नहीं होगी, या साउथ वाली मूवी में हो सकता है। ये बड़ी तोप क्या कहलाएगी, रैंक लो, बड़ी तोपें जिनको घसीट के लाया जाता था क्या कहलाती थी दोस्तों, रैंक लो कहलाती थी। करो शाबाश, नोट करो इनको। तो कर लिया नोट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें स्थापत्य कला में जो आदमी डिजाइन तैयार करता है ना, भवन का डिजाइन तैयार करने वाला डिजाइनर, डिजाइनर कहलाता है शिल्पी। क्या कहलाता है, आर्किटेक्ट जो होता है वो वास्तुकार या क्या कहलाएगा, शिल्पी। शिल्पियों में सबसे बड़ा नाम है मंडन का। स्थापत्य कला में सबसे पहले इसका जिक्र करना जरूरी है, मंडन। गुजराती आदमी था, कुंभा का प्रधान शिल्पी था, मारना कुंभा, जिसने मारना कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले ने करवाया था। और ये बात लिखी हुई है श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद में। किसमें लिखी हुई है, वीर विनोद में लिखी हुई है। तो कुंभा का प्रधान शिल्पी था, ये मतलब मेन शिल्पी था। इसी आदमी ने कुंभलगढ़ का डिजाइन तैयार किया है। तो कुंभलगढ़ का डिजाइनर भी ये आदमी है। इसने ग्रंथ लिखे कुछ, जैसे ग्रह मंडन, वास्तु मंडन, देव मूर्ति
प्रकरण, रूपावतार मंडन, प्रसाद मंडन, अपने नाम से लिखे इसने ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ इसने लिखे हैं। जब आपको भाषा एवं साहित्य पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें बताऊंगा कौन से ग्रंथ में कौन सी चीज की जानकारी मिलती है। ये सारी चीजें एक बार यहां तक की बातें नोट करो। अभी हमने स्टार्टिंग से ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अपने एक एक करके बहुत सारे दुर्ग जो है वो पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, और प्रत्येक दुर्ग की जो परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी है वो मैं आपको सारी जानकारियां यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, बढ़िया धैर्य बना के और अच्छे से इनको पढ़ना है, और कोशिश करना कि एक समय में एक दुर्ग बढ़िया तरीके से पढ़ो। उस दुर्ग की डिटेल अगर आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगला दुर्ग पढ़ना है। वरना नहीं तो क्या होगा, निर्माता इधर उधर हो जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। या बहुत सारे इनमें मुख्य दरवाजे हैं, प्रवेश दरवाजे हैं, प्रवेश दरवाजे भी अपने को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन बेटा कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज तो पहले से ही हो, पढ़ने के बाद में भी अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो गलत हो जाएगा ना। तो बनाओ ये सारी चीजें, आप करो करो करो, नोट करो। ठीक है, हो गई इतनी सारी चीजें। तो मैंने आपको कुंभा के बारे में बातें बता दी है, कुंभा के बारे में बता दिया, दुर्ग बना के बता दिया, गाबीच बता दिया, ढेंकुली बता दी, बहुत सारी चीजें, एक एक चीजें आपको दुर्ग बना के मैंने बताया है। बताया था ना इससे पहले मैंने आपको दुर्ग। इसके बाद में मैंने मंडन जो प्रधान शिल्पी था, शिल्पी बोले तो डिजाइनर, उसके मेन मुख्य जो ग्रंथ है वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। दुर्ग का सबसे पहले जो उल्लेख है वो मनुस्मृति में मिलता है, जो आचार्य मनु ने लिखी थी। इसके बाद में बताया कि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में 4 टाइप के दुर्ग बताए गए हैं, शुक्र नीति में 9 टाइप के दुर्ग बताए गए हैं। ये सारी थी बेसिक जानकारी दुर्ग से संबंधित। इसके अलावा मैंने आपको कुछ चीजें बताई है, मिट्टी का बना ऊंचा चबूतरा, पाशीब, साबात, मगरबी, गाबीच, है ना। सारी चीजें A to Z मैंने बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाई है। जो बेसिक बातें हैं पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके बाद में अपने एक एक करके पूरा बारीकी से प्रत्येक दुर्ग को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले वाली चीजें करवाई है, ये बेसिक है, बेस है दुर्ग का, ये स्थापत्य कला का। सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ इसके, और बढ़िया बढ़िया तरीके से इनको एक एक लाइन पूरे ध्यान लगा के पढ़ो और याद करो। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो है वो कोई दुर्ग स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये चीजें नोट कर लो, आप कर लिया नोट आपने। अब अपने आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक बहुत ही सुंदर सा दुर्ग, और इस सुंदर सा दुर्ग जो है इसका नाम है आमेर किला। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम देखो, कितना शानदार है। वर्षा ऋतु के बाद में तो ये और ही ज्यादा मनमोहक प्रतीत होता है। ठीक है, ये किला है आमेर का। कौन सा किला रहेगा, आमेर का किला रहेगा। ये अंबरपुर भी कहते हैं, अम्बरीशपुर भी कहते हैं, कई सारे इसके अन्य क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। अभी मैं कुछ इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहली बात तो दोस्तों जयपुर में है। आमेर का किला है कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर में आमेर का किला है। पहले इसका नाम अंबरगढ़ भी था, अम्बरीश ऋषि के कारण अम्बरीशपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बरीशपुर। अंबापुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंबापुर नाम से भी जाना जाता है। फिर आप पूछोगे कि गुरुजी बनाया किसने था,
तो निर्माता का अगर जिक्र आए तो धोला राय को भी इसका निर्माता माना जाता है। इसके बाद में राजा मानसिंह फर्स्ट ने भी इसका निर्माण कार्य करवाया था। प्रारंभिक निर्माता धोला राय है, बाद में माना जाता है कि अधिकांशतः निर्माण जो है महलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। समझ में आ गई इतनी बातें? ठीक है। जयपुर के किलों में यह प्राचीन है। सबसे क्या माना गया? जयपुर के जितने 2-3 किले हैं उनमें सबसे पुराना है। ये जो आमेर है ये कछवाहा शासकों की, कछवाहों की तीसरी राजधानी है। कछवाहों ने सबसे पहले राजधानी बनाया था दौसा को। दूसरी राजधानी कछवाहों ने बनाया था किसको? जमुआ रामगढ़ को। तीसरी राजधानी जो है वो इन्होंने बनवाई है किसको? आमेर को अपनी राजधानी बना लिया है। आगे यहां तक की बातें समझ में? ठीक है। कछवाहों से पहले इस क्षेत्र पे मीणाओं का अधिकार था। इस एरिया पे किसका अधिकार था? मीणाओं का अधिकार था। हो गई यहां तक की चीजें? ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो गुरुजी ऐसा क्या है इसमें देखने लायक? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे एक छोटा सा बाजार लगता है। क्या लगता है? बाजार लगता है। एकमात्र किला ऐसा है जिसके अंदर कोई बाजार लगता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना, 1 नंबर दिलवाएगी ये बात आपको। अब इसके बाद में देखो दर्शनीय स्थलों में बाजार भी लगता है, एकमात्र किला जिसमें बाजार लगता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में यहाँ पे शिला माता मंदिर भी है। कौन सा मंदिर? शिला माता मंदिर। दुर्ग में एंट्री करोगे, एंट्री करते ही एक चौक आएगा जलेब चौक, और जलेब चौक के साइड में, जलेब चौक के साइड में शिला माता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। आगे समझ में यहां तक की चीजें ये मुख्य रूप से दर्शनीय इसके क्या है? स्थल रहेंगे। ठीक है, कर लो नोट, फटाफट नोट कर लो इसको। हो गया? ठीक है। अब इसके बाद में देखो और बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, मैं आपको ये सारी जानकारियां उपलब्ध करवाऊंगा। आमेर को थोड़ा साइड में रख दिया, इधर डिटेल लिखेंगे। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले तो है मानसिंह महल, एक यहाँ पे है कदमी महल। आमेर के अंदर एक है कदमी महल, सबसे पुराना है। मानसिंह महल किसने बनवाया? मानसिंह ने। किसने बनवाया? मानसिंह ने बनवाया। इसके बाद में देखो यहाँ पे है मावठा झील। मावठा झील, केसर क्यारी, साइड में एक बाग बना है दिल्लाराम बाग, दिल्लाराम बाग। तो मावठा झील, मावठा मतलब मीठी या मीठा, मीठी होती है मिराज। क्या बोला? मिराज। मिर्जा जय सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया है ये मावठा झील? मिर्जा जय सिंह ने। मीठी होती है, मीठी करने के लिए केसर मिलाओ, तो केसर क्यारी भी किसने बनाई है? मिर्जा जय सिंह ने। किसने?
मिर्जा जय सिंह ने। और फिर भी आपको मिराज बढ़िया ना लगे तो आप दिलबाग खाओ। तो ये दिलाराम बाग भी बनाया है किसने? मिर्जा जय सिंह ने। किसने? मिर्जा जय सिंह ने। अरे दिलबाग खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। तो दीवाने आम, दीवानों में कुछ आम भी होते हैं और दीवानों में कुछ खास भी होते हैं। तो दीवाने आम, दीवाने खास दोनों किसने बनाए? मिर्जा जय सिंह ने। ये भी किसने बनाया? मिर्जा जय सिंह ने। किसने बनाया? मिर्जा जय सिंह ने बनवा दिया। लेकिन दीवाना कभी सुखी नहीं रहता, तो सुख महल ये भी किसने बनवाया? मिर्जा जय सिंह ने। किसने? मिर्जा जय सिंह ने। तो सुख मंदिर इसने बनवाया, सुख महल बनवाया। तो सुखी ये नहीं रहता तो सुखी कौन रहता है? सुखी कौन है? सवाई जय सिंह। सुखी कौन है? सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह सुखी है, क्योंकि मिराज नहीं खाता बेटा, गणेश छाप खाता है। क्या खाता है? गणेश छाप खाता है। आगे समझ में बातें इतनी आपको, इस प्रकार से आप इनको शानदार तरीके से याद कर सकते हो। और महलों में कदम पड़ते हैं राजा के, तो राजदेव कौन हो जाएगा? राजदेव। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, पूरा टॉपिक जो है आपको इसी प्रकार से मैं करवाऊंगा, ताकि चुटकियों में ये चीज क्या हो जाए? आपके याद हो जाए। कर लो नोट फटाफट। कर लिया? ठीक है। अब इसके बाद में ये जो दो चीजें हैं, इनकी अपने को डिटेल पढ़नी होगी दोस्तों। इसकी पढ़ ले डिटेल अपने तो ना, हाँ इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। एक चीज जैसे मान लो यहाँ पे और भी है, और उस जगह का नाम है गणेश पोल, दरवाजे के ऊपर है, ये है सुहाग मंदिर। क्या है? सुहाग मंदिर भी बना हुआ है ऊपरली मंजिल में। दीवाने खास के बारे में आप ध्यान में रखना। दीवाने खास में शीशा या कांच की जड़ाई की गई है। किसकी जड़ाई की गई है? कांच की जड़ाई की गई है। और कांच की जड़ाई की गई है, तब आप ध्यान में रखना एक चीज जो मैं आपको जरूरी बात यहाँ पे बता दूं। ये चीजें एक बार अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीजें नहीं चाहिए तो अपने क्या कर देंगे? हो गया ना। तो दीवाने खास में कांच लगा है बेटा, साधारण कांच नहीं है, जामिया कांच लगा है। और जामिया कांच इतनी गजब की चमक देता है, लोग ये मानते हैं कि अंदर वाले हॉल में एक मोमबत्ती जला दो तो पूरा जो महल है उसकी छतें जो है वो कांच का प्रत्येक टुकड़ा जो है वो प्रकाश में हो जाता है, पूरा महल जगमग करता प्रतीत होता है। जामिया कांच लगा है और इसी कांच के टुकड़ों के कारण इसको शीश महल कहते हैं। बड़ा शानदार बना हुआ है ये। देखो जय सिंह के साथ में थे, मिर्जा जय सिंह के साथ में थे महाकवि बिहारी, और महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा। क्या कहा? दर्पण धाम कहा है। तो याद रखना, दर्पण धाम किसने कहा? महाकवि बिहारी ने। किसके लिए कहा? दीवाने खास नामक महल के लिए। अब ये आम खास क्या होता है? तो ध्यान में रखना, जिस हॉल में आम लोगों की मीटिंग हो वो दीवाने आम होता है, और जिस हॉल में खास लोगों की मीटिंग हो वो दीवाने खास होता है। आगे आपको समझ में बातें कंप्लीट है? ठीक है। तो अब ये यहां तक की चीजें हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट की है। आप इनको बढ़िया तरीके से नोट करो, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, इसके काम देगी परीक्षा में। इनमें से पक्का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न पक्का है जो आपकी नैया पार लगा देगा दोस्तों।
कर लिया नोट। इसमें दो तीन चीजें और है, जैसे शिला माता का मंदिर है, एक आधी चीज और है, तो मंदिर वाले टॉपिक में मंदिर की डिटेल पढ़ेंगे, शिला माता मंदिर की डिटेल पढ़ेंगे अपने। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आमेर हो गया ना कंप्लीट, चलें आगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रख लेना नोट में, मीणाओं से आमेर जीता किसने? धोला राय ने, ठीक है। लेकिन आमेर को कछुआओं की राजधानी बनाया धोला राय के बेटे कौंकिल देव ने। किसने? कौंकिल देव ने बनाया। कर लो ये दो लाइनें और फटाफट नोट कर लो। आमेर अपना कंप्लीट है यहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो कितना सुंदर दुर्ग, हरा भरा और अपनी गौरव गाथाओं से भरपूर ये दुर्ग चित्तौड़गढ़। ठीक है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या, ऐसा कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में। बड़ा शानदार दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है ये। राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा दुर्ग, सबसे बड़ा दुर्ग है ये। नाम है चित्तौड़गढ़। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ इसका नाम है। इसके बाद में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है, लिविंग मतलब रिहायश, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रहने के लिए यहाँ पे अंदर आवास बने हुए हैं। मतलब राजा और प्रजा सारी दुर्ग के अंदर ही निवास कर सकती थी, इतना लंबा चौड़ा एरिया है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़, और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जैसलमेर सोनारगढ़ किला। आगे समझ में बात? ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा दुर्ग क्यों कहा है? 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ये। इसका एरिया कितना है? 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और लंबाई में देखें तो राजस्थान का सबसे लंबा दुर्ग है। लंबाई में भी सबसे क्या है? लंबा है। इस दुर्ग की एक खास बात और है दोस्तों, और वो एक खास बात क्या रहेगी कि ये दुर्ग सभी श्रेणियों में आता है, गिरी, वन, जल सभी श्रेणियों में है, लेकिन एक दानवन श्रेणी में नहीं आता। ये दानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी का दुर्ग है। दानवन को छोड़ के बाकी सभी श्रेणियों में आ जाता है। कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला। इतना विशाल का ये दुर्ग बना है, इतने बड़े बड़े 3 यहाँ पे साके हुए हैं, इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने यहाँ पे जन्म लिया है, इसीलिए कहा जाता है। और कुछ इसके अंदर निर्माण से संबंधित जो भी चीजें हैं, दर्शनीय स्थल, मनमोहक चीजें हैं, इसीलिए कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। कहते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सारे तो बस ऐसे ही हैं, है ना। तो ये चीजें कुछ 2-4 लाइनें आप क्या करो, नोट कर लो, फिर आगे की डिटेल अपने पढ़ेंगे कि किसने बनवाया, कहाँ स्थित है, कैसा है, क्या क्या दर्शनीय स्थल है। हो गया? अब इसको मैं साइड में कर दूं तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये साइड में आ गया। ये इमारत दिख रही है ना, विजय स्तंभ। सारंगपुर या मालवा युद्ध कुंभा ने लड़ा था, ठीक है। मांडू के सुल्तान को या मालवा के सुल्तान को हराया था, महमूद खिलजी को इसने हराया था। और उस विजय के उपलक्ष्य में 1437 में ये युद्ध हुआ था, कुंभा की विजय हुई थी। उसी विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ बनवाया था। दिख रहा है ना, सबसे शानदार इमारत, 9 मंजिला है ये। अब देखो ये जो चित्तौड़गढ़ है,
मेसा पठार पे बना है चित्तौड़गढ़ में। मेसा पठार पे पहाड़ी है चित्रकूट। चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है ये मेसा पठार। लगभग 616 से लेकर 620 मीटर तक ऊंचाई है मेसा पठार की। इसके बाद में बात करें निर्माता कौन है, मौर्यों द्वारा निर्मित है ये। चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। चित्रांगद मौर्य ने इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। इसके बाद में देखो गोयल वंश का एक आदमी है बप्पा रावल या कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज ने मौर्य वंश के राजा मानमोरी को पराजित किया। पराजित कर दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार। दुर्ग पे क्या कर लिया है, अधिकार किया। यहां तक की चीज समझ में आ गई। इसके बाद में बीच में थोड़े टाइम के लिए ये 1303 से लेकर 1326 तक बीच में ये खिलजियों के अधिकार में रहेगा, लेकिन बाद में पुनः ये गोयल वंश के हाथ में आ जाएगा। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो लगभग ये कहानी जो है कालभोज ने मानमोरी को हराया, ये बात है लगभग 8वीं सदी की। कौन सी सदी की, 8वीं सदी की। 1303 में रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया, लेकिन उसके बाद में 1326 में मेवाड़ का उद्धारक है राणा हमीर। भामाशाह को भी कहते हैं, पन्ना गाय को भी कहते हैं। राणा हमीर ने इस पे पुनः अधिकार कर लिया, तो वापस गोहिल या सिसोदिया राजाओं के पास आ गया ये। इसके बाद में 1567 में अकबर ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया, अकबर ने कब्जा कर लिया महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को पराजित करके। इसके बाद में 1615 में महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को यह पुनः प्राप्त हो गया। अमर सिंह को क्या हो गया, ये पुनः प्राप्त हो गया। आगे क्या समझ में बातें आपको, ये चीजें ध्यान में रखना। और 1615 के बाद में आजादी तक और आज तक ये जो दुर्ग है ये मेवाड़ के राणा या गोहिल शासकों के पास या गहलोत शासकों के पास या सिसोदिया शासकों के पास रहा है। ये इस दुर्ग की क्या है, आज तक की हिस्ट्री जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है। नोट करो फटाफट। काफी बड़ा दुर्ग है राजस्थान में, सबसे ज्यादा डिटेल इसी दुर्ग की चलेगी। ठीक है, लंबा चलेगा ये। होगी ना यहां तक की बातें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अन्य विशेषताएं कौन कौन सी है, तो अन्य विशेषताओं की अपने बात करेंगे। तो दिल्ली को या दिल्ली से मालवा या गुजरात का रास्ता है ये। दिल्ली से गुजरात जाएं या मालवा मध्य प्रदेश में जाएं तो बीच में रास्ते में पड़ता है ये। तो देखो मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गौरव गाथाओं के कारण राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। दुर्गों का सिरमौर भी कहेंगे इसको। दुर्गों का क्या कह देंगे, सिरमौर कह देंगे। ठीक है। दक्षिण का द्वार भी कहेंगे। किसका द्वार भी कह देंगे, दक्षिण का द्वार भी। चित्रकूट गढ़ भी कहेंगे। क्या कहेंगे, चित्रकूट गढ़। ये इस दुर्ग के मुख्य मुख्य अन्य क्या रहे हैं, नाम जो प्रसिद्ध रहे हैं इनके। अब इसके बाद में देखो
कहा जाता है कि एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है, एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या होती है दोस्तों, खेती की जाती है, एकमात्र दुर्ग। इसके बाद में इस दुर्ग में प्राचीन जल यंत्र लगा है, जल यंत्र जिसको क्या कहते हैं, अरहट, अरहट लगा है। ये भी इस दुर्ग की क्या है, खास बातें हैं। एक खास बात और है इसकी, इतनी दुर्गम पहाड़ियों पे ये दुर्ग बना है कि इसके बारे में कहा जाता है कि यहां आपको लोहे की टांगे ले जा सकती है, लोहे की टांगे ही पहुंचा सकती है। आगे समझ में बातें। लेकिन जैसलमेर के बारे में कहा जाता है वो अलग बात है। जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। मतलब जैसलमेर पहुंचने के लिए आपके पास में पत्थर की टांगे होनी चाहिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ पहुंचने के लिए आपके पास में लोहे की टांगे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी दुर्गम पहाड़ियों में, घाटियों में, उबड़ खाबड़ जगह के ऊपर ये दुर्ग बना है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में क्या बात करो, फटाफट नोट कर लो इन चीजों को। आगे और बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं मैं, पूरा चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करवा दूंगा आज मैं आपको इस क्लास में। यहां तक की चीजें होगी ना। अब देखो, अब आगे की बातें करते हैं। हालांकि अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसका बहुत ज्यादा उसकी डिटेल तो नहीं मिलती है, लेकिन याद रखना सर्वप्रथम अफगान आक्रमण मामू नाम के एक आदमी ने किया। इस दुर्ग पे सबसे पहला अफगान आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मामू नाम का एक आदमी था। ठीक है, नाम तो देखो कितना अपनत्व है इस नाम में, मामू, लेकिन बड़ा खतरनाक आदमी बताया जाता है। ये वैसा मामू नहीं है कहीं अपने सोच के मामू मामू करते हुए मान लो इसके साथ में रिश्तेदारी निकालने, बड़ा खतरनाक आदमी था, अफगान था, ये अफगानिस्तान का था। हो गई यहां तक की बातें। अब इसके बाद में देखो मुख्य मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बताई है ना यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में आगे की बातें करेंगे। तो दोस्तों ध्यान में रखना, दर्शनीय स्थलों से पहले अपने प्रवेश द्वार पढ़ लेते हैं। इसके प्रवेश द्वार है 7। पांडन पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, लक्ष्मण पोल है, जोड़न पोल है, त्रिपोलिया दरवाजा है, 1 2 3 4 5 6 और एक है लास्ट वाला है राम पोल। क्या है? राम पोल। समझ में आ गई? ये पहला प्रवेश द्वार है। यहां रावत बाघ सिंह का स्मारक बना है, जिसने कर्मावती का साथ दिया था। कर्मावती ने तो जोर कर लिया, इस आदमी ने केसरिया किया था, रावत बाघ सिंह ने 1534-35 में। हनुमान पोल भी है। भैरव पोल में लोक देवता कल्ला जी का स्मारक बना है। कल्ला जी राठौड़ 4 हाथ वाले देवता, उनका स्मारक है। राम पोल पे पत्ता सिसोदिया का स्मारक है। अंतिम और 7वां दरवाजा है ये, क्योंकि पत्ता सिसोदिया यहीं पे क्या हुआ था? शहीद हो गया था। आगे ना समझ में बातें। ठीक है, तो ये मुख्य प्रवेश द्वार है 7 और अन्य प्रवेश द्वार भी है एक बैक साइड में, नाम है लाखेटा की बारी। क्या नाम है? लाखेटा की बारी। 7 तो मेन गेट हैं, एक
अन्य भी दरवाजा है जिसका लाखेटा की बारी नाम से उसको जाना जाता है। चोर रास्ता है, यहां से निकलने का अगर कोई रास्ता ना हो तो आपको कहां से निकलना है, पीछे वाली साइड एक मोरी बनी है छोटी सी, उसको कहते हैं लाखेटा की बारी। आगे चीजें समझ में? ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट करो, फटाफट नोट करते रहो इन चीजों को। सुंदर सुंदर जानकारी मैंने चित्तौड़गढ़ की आपके सामने रखी है। बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अब दोस्तों अपने 3 बातें और महत्वपूर्ण है जो मैं पढ़नी है, वो रहेगी साका। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि साका होता क्या है। बार बार नाम आएगा कि साका क्या होता है, तो ध्यान रखो। ये मान लो दुर्ग है चित्तौड़गढ़, और इसके चारों ओर शत्रुओं ने घेरा डाल लिया। शत्रुओं ने क्या डाल लिया है? घेरा डाल लिया है। अब दुर्ग के अंदर वाले लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। इनके पास में एक ही उपाय है कि अंदर से क्या लगा ले? कुंडी। क्या लगा ले? कुंडी लगा ले, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन आखिर कितने दिन तक अंदर रहेंगे? सीधा सा प्रश्न है कि कितने दिन तक। तो बता दूं, उतने दिन तक अंदर रह पाएंगे जितने दिनों तक इनके पास में पीने का पानी है और खाने के लिए अनाज है। मान लो वह अनाज और वह पेयजल 6 महीने बाद में समाप्त हो गया, तो क्या करेंगे? सीधा सा एक यहाँ पे काम होगा, मृत्यु निश्चित है। लेकिन राजपूत समाज में एक नियम है कि अगर मरना ही है, जब मृत्यु निश्चित है, तो कोशिश की जाए कि कैसे न कैसे करके वीरगति प्राप्त हो जाए। तो वीरगति प्राप्त करने का तरीका क्या है दोस्तों? जय भवानी के नारे लगाते हुए दुर्ग के मुख्य द्वार क्या कर दो? खोल दो। और अपने को तो मरना ही है, साथ में 5, 10, 8, 9 लोगों को और लेके मरे तो अपने ठीक ठाक सी भीड़ लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ये होती है वीर गति। तो जो पुरुष हैं, पुरुष इन्होंने क्या कर लिया है? केसरिया। इस प्रकार से केसरिया वस्त्र धारण करके लड़ते लड़ते शहीद होना क्या कहलाएगा? केसरिया। पीछे कौन बचेगी? पीछे बचेगी रानियां। क्या बच जाएगी? रानियां बचेगी। अब रानियों के पास में विकल्प नहीं है कोई और, जिंदा रहने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या काम करेगी? अग्नि कुंड में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे देगी। और इस क्रिया को क्या बोलेंगे? जोहर। क्या बोलेंगे? जोहर बोलेंगे। अब कुछ जो आधुनिक काल के जो लोग हैं या आधुनिक सोच वाले जो लोग हैं, वो ये उनके दिमाग में प्रश्न जरूर आएगा कि सर पहले वाली जो नारियां हैं उनमें दिमाग कम होता था क्या? भी वो इस प्रकार से जोहर वगैरह करती थी। तो मित्रों, इनकी भी मजबूरी थी। जोहर एक सुसाइड नहीं है, ये विधिवत एक प्रक्रिया है। होता क्या है जोहर में और जोहर क्यों किया जाता है? पहला बात तो ये है, पहला प्रश्न कि जोहर होता क्यों है। तो जो मुगल आक्रमणकारी होते थे या गजनी से जो लोग आते थे, पहली बात तो वो एक तरीके के वनमानुष टाइप के लोग हुआ करते थे और इतने मतलब खूंखार और क्रूर लोग हुआ करते थे कि बची खुची जितनी भी महिलाएं उनके हाथ लग जाती, या तो उनका किडनैप करते या उनके साथ में वो दुर्व्यवहार करते, गलत कार्य करते, या फिर उनको मंडी में या गोदाम या बाजार में ले जाके उनको कैद करते और फिर बोलियों पे बेच देते। यहां तक भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा दरिंदगी ये होती थी कि अगर ये महिलाएं सुसाइड भी कर लेती तो वो जो लोग थे बाहर वाले विदेशी आक्रांता, वो मृत शव के साथ में भी क्या कर देते थे? दुष्कर्म कर देते थे। इसीलिए अपने सतीत्व या अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अस्मिता की रक्षा के लिए ये अपने पूरे शरीर को ही क्या कर लेती थी? जला देती थी। और वो भी पवित्र अग्नि में, जो पवित्र अग्नि होती थी चंदन की लकड़ियों की। और किसकी होती थी? घी की। ऐसा नहीं है रसोई घर में सिलेंडर फटा, कोई महिला मर गई तो आप कहोगे सर जोहर कर लिया, जल गई। ऐसा नहीं है। जोहर की एक विधिवत प्रक्रिया होती है साथियों। क्या होता है?
भांग पिलाई जाती है या कुछ मादक पदार्थ दिए जाते हैं, घूमर नृत्य किया जाता है, एक राजपूत जो रानी है वो अंतिम बार श्रृंगार करती है, सारे आभूषण पहन लेती है, और फिर कुछ इस प्रकार का होता है, मान लो कि यहां वो कुंड है, यहां एक कुंड बना है और इस कुंड में क्या करना है, आग जलाई है इन्होंने, क्या जलाई है, आग जलाई है इस कुंड के अंदर। तो सबसे पहले वो महिलाएं क्या काम करेगी, ये मान लो कोई भी एक महिला है, सबसे पहले वो अपने छोटे छोटे बच्चों को फेंकती थी, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को फेंकती थी, और इसके बाद में समझदार औरतें हैं, अंत में वो खुद क्या करती थी, जोहर करती थी। तो महिलाएं क्या करेगी, जोहर, आदमी क्या करेंगे, केसरिया, और जहां दोनों साथ साथ हो जाए उसको क्या कहते हैं, साका। क्या कहते हैं, साका कहते हैं। राजस्थान में प्रथम साका 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है हमीर देव चौहान पे, और दूसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ में 1303 में, जो पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये तो होगी साके की बातें। अब यहाँ पे कितने साके हुए उसके बारे में अपनी बात करेंगे, कितने साके यहाँ पे हुए थे उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना आप, 3 साके हुए थे। कितने साके, 3 साके यहां पे हुए थे। पहला साका यहां पे रहेगा 1303 ईस्वी में, दूसरा है 1534-35 में, 1534-35 में, और तीसरा साका है 1567-68 में। दो सन क्यों लिख रहा हूं मैं, ये है क्या, कहीं आप ये समझ लो भी इनको पता नहीं है, या तो ये टीचर कंफ्यूज है, खुद ही 67-68 बता रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लंबी लड़ाइयां चली थी। 1567 में घेरा डाला गया और 1568 में उसने फतेह हासिल कर ली है। तो 2 साल की प्रक्रिया रहेगी। अब ये प्रथम साका है, यहां दूसरा साका है, यहां तीसरा साका है। पहली बात तो ये देखो, यहां चित्तौड़गढ़ का राजा था रतन सिंह। जब 1303 के साके की बात करें तो आक्रमणकारी है एके बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका चाचा था जेके, क्या नाम था, जेके मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब हुआ ये कि इस व्यक्ति ने जब इनके ऊपर आक्रमण किया, पूरी कहानी अभी बताऊंगा, तोते के कारण लड़ाई हुई थी, हीरामन तोते के कारण। रतन सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था पद्मनी। क्या नाम था, रानी पद्मनी। पद्मावत ग्रंथ में तो बताया जाता है कि रानी की सुंदरता के कारण युद्ध लड़ा गया, लेकिन वास्तव में अगर देखें, अगर एक सुलझे हुए दिमाग से अगर इस बात पे गौर करें, तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति के कारण ही यहाँ पे क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। तोते वाली बात आपको जरूर बताऊंगा मैं। इन पे आक्रमण हुआ, इनके साथ में गोरा बादल, ये 2 व्यक्ति थे। तो इस युद्ध में गोरा बादल क्या करता है, केसरिया और पद्मनी प्लस 1600 महिलाएं क्या करती है, जोहर। और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद। क्या रखा, खिजराबाद, और अपने बेटे खिजर खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, खिजर खां को। तो चित्तौड़गढ़ का अन्य नाम क्या हो जाएगा, खिजराबाद भी। ध्यान रखना, 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से उठेगा कि खिजराबाद किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो किस दुर्ग का बता दोगे, चित्तौड़गढ़ का। किसका, चित्तौड़गढ़ का। आगे इतनी बात समझ में। इस युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा। तो एके के साथ में एक आदमी और था, उसका नाम भी एके था। ये एके था अमीर खुसरो। क्या नाम था, अमीर खुसरो की एक रचना है तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई नाम के ग्रंथ में इस पूरे साके का क्या मिलता है, वर्णन आपको मिलेगा। आ गया पहला साका समझ में आपको, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी विस्तार से अगर इस कहानी की बात करें अपने थोड़ा डिटेल में जाके, एक बार तो आप ये चीजें नोट कर लेना, फिर ये साका हुआ क्यों। चलो मैं एक काम करता हूं, ये तीनों साके कंप्लीट करवा के और इस साके का जो रीजन है वो आपको बता दूंगा।
पहले मोटा मोटा ये कंप्लीट कर लेते हैं। 1534-35 में जब ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ, उस समय राजा था यहां का विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। और आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का कौन था? बहादुर शाह। आगे समझ में बात। ये अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क समझते हो? आयु में छोटा था ये। जब आक्रमण हुआ तब इस राजकार्य संभालती थी इसकी माँ का नाम था हाड़ी रानी कर्मावती, वाइफ ऑफ सांगा। सांगा बेचारा पहले ही मारा गया है, खानवा युद्ध में ही मारा गया। कर्मावती शासन संभालती है, छोटे से अपने बेटे विक्रमादित्य को राजा बना रखा है। जैसे इतना बड़ा आक्रमण होता है तो ये विक्रमादित्य को ये कर्मावती भेज देती है इसके ननियाल, और ननियाल कहां पे है? बूंदी में। अब कौन बचा यहाँ पे? कर्मावती। कर्मावती का मुंह बोला भाई या धर्म का भाई था एक तरीके से हुमायूं, और कर्मावती ने हुमायूं को क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन हुमायूं सही समय पे पहुंच नहीं पाया था। इसके दो मत माने जाते हैं इतिहास में। पहला मत तो ये माना जाता है कि ये हुमायूं मुस्लिम था और बहादुर शाह भी मुस्लिम था, इसलिए दोनों एक हो गए थे और ये आया नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों, कुछ एक लोग ये मानते हैं। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक मत ये है कि कर्मावती की रक्षा करने के लिए हुमायूं आया था। थोड़ा देर हो गई थी उसको, लेकिन वो आया था। लेकिन जब तक ये पहुंचा तब तक बहादुर शाह ने अपना काम कर दिया था, कर्मावती ने जोहर कर लिया था। आदमी नहीं बचा था कोई भी, क्योंकि कर्मावती का पति सांगा तो पहले ही मारा गया है। 1528 में मृत्यु हो गई है, 1527 में खानवा युद्ध हुआ था। अब कोई आदमी केसरिया करने के लिए भी होना चाहिए, तो देवलिया प्रतापगढ़ का आदमी था, विश्वास पात्र आदमी था, रावत बाघ सिंह। बाघ सिंह जी थे देवलिया के, और देवलिया पड़ता है कहां पे? प्रतापगढ़ में। इन्होंने तो क्या किया? केसरिया। कर्मावती ने क्या किया? जोहर किया। हुमायूं जब पहुंचा उसने देखा कि सारा जो दुर्ग है वो तो तबाह हो गया है। बाद में हुमायूं ने पीछा किया बहादुर शाह का। ये ऑथेंटिक बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतिहास का सर्वमान्य मत है ये, ठीक है। तो बहादुर शाह का जैसे पीछा किया, बहादुर शाह डर के मारे अरब सागर में चला जाता है, और अरब सागर में नाव पलटने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये जो फैक्ट है, जिस व्यक्ति को इस फैक्ट का पूरा ज्ञान नहीं है वो एक ही बात बताएगा कि हुमायूं आया ही नहीं था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में पहले ही कोई बात हो गई थी, दोनों मिले जुले थे। जिनको पता नहीं है वो ये फैक्ट आपको बताएंगे, लेकिन सही फैक्ट है हुमायूं आया था, लेट आया था, उससे पहले सारा कुछ तबाह हो गया था। बाद में पीछा करता है, ये भागता है, और अरब सागर में किश्ती पलटने से इसकी क्या होती है? डेथ होती है। आगे समझ में बात। ये हो गया कौन सा साका? दूसरा साका। अब बात करते हैं तीसरे साके की। किसकी बात करेंगे? तीसरे साके की। तब तक ये दो चीजें नोट कर लो, दो साके नोट करो आप, ठीक है। दो साके बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गए। ये तीसरे वाला साका है, इसको ध्यान से समझ लो दोस्तों, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये तीसरा साका हुआ तो राजा था उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी हैं राणा उदय सिंह, और आक्रमण करता है यहां पे अकबर। कौन करता है? अकबर। कहानी ये है कि दोनों की डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों की डायरेक्ट कोई भी दुश्मनी नहीं है। ये पहले वाली बातें आपने उतार ली होगी, मेरे को बोर्ड थोड़ा सा ज्यादा चाहिए इसमें, ताकि मैं पूरी कहानी आपको विस्तार से बढ़िया तरीके से आपको बता सकूं। बस इतनी जगह अपने पास में बच जाए तो बहुत है। अब देखो मैं आपको बताता हूं ये पूरी स्टोरी क्या है।
चलो यहीं पड़ा रहने देते हैं इसको। ये आ गया। चलो ये पूरी कहानी आपको समझनी है। उदय सिंह का भाई है भोजराज। उदय सिंह से, ये जो कहानी मैं बता रहा हूं इससे पहले ही मर गया ये। और भोजराज पति है मीरा का। मीरा का एक भाई है जयमल। क्या नाम है? जयमल मेड़तिया। और एक भाई है मीरा का जिसका नाम है आस जी। आस जी का एक लड़का है जिसका नाम है कल्ला जी। तो कल्ला जी मीरा का क्या लगा? भतीजा। और मीरा के ये जयमल क्या लगा? भाई। अब क्या हुआ देखो, जयमल है नागौर का राजा और नागौर पे अटैक किया है अकबर ने। तो जब जयमल पे अटैक हुआ, नागौर पे अटैक हुआ, तो जयमल मेड़तिया आ जाता है भाग के किसके पास? उदय सिंह के पास। और जयमल मेड़तिया के साथ में आ जाता है जयमल के भाई का लड़का, छोटे भाई का लड़का कल्ला जी। ये कल्ला जी है, इसका ताऊ है जयमल, दोनों आगे। तो यहां पे आ गया है जयमल, लड़ाई इन्हीं की वजह से है। साथ में आ गया कल्ला जी। एक आदमी और है, नाम है पत्ता सिसोदिया। क्या नाम है? पत्ता सिसोदिया। इतने लोग हो गए। लड़ाई किसके कारण है? जयमल मेड़तिया के कारण है। जब जयमल यहां आके छिप गया है तो अकबर ने उदय सिंह पे आक्रमण किया और कहा कि मेरा जो शत्रु है वो मेरे हवाले कर दे। लेकिन रिश्तेदार है, क्यों छोड़ेगा? इसलिए इसने अकबर का प्रस्ताव नहीं माना। लेकिन जैसे ही अकबर हमला करता है तो उदय सिंह पे जितने भी आक्रमण हुए हैं उनकी एक खास बात रही है मित्रों कि उदय सिंह अपनी 2-4 रानियों को लेके गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता था। पहाड़ियों में चला गया और इनसे कहा कि तुम इस मेरे पीछे ये जो दुर्ग है इसकी रक्षा करो। पीछे बच गए शूरवीर लोग, जयमल, पत्ता, कल्ला जी बच गए। अब क्या हुआ, पहले दिन जैसे ही युद्ध हुआ, उस युद्ध में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक बुर्ज टूट गया और जैसे अंधेरा हुआ युद्ध बंद हो गया। जयमल मेड़तिया ने सोचा कि रात में मिस्त्री लगा के और मैं ये जो बुर्ज है इसका पुनर्निर्माण करवा दूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही जयमल पुनर्निर्माण करवा रहा था, शत्रुओं को पता लग गया। अकबर ने अपनी संग्राम नाम की बंदूक से, क्या नाम था? संग्राम नाम की बंदूक से क्या किया? जयमल मेड़तिया के पैर में गोली मार दी। पैर में गोली मार दी तो जयमल घायल हो गया। अगले दिन प्रातःकाल भोर होते ही दोबारा युद्ध शुरू हुआ, लेकिन जयमल युद्ध में जाने के लिए सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था। तब कल्ला जी ने कहा कि कोई बात नहीं ताऊ जी, जिद ही कर रहे हो तो अपने दोनों चलेंगे और मैं तुम्हें अपने कंधों पे बिठा के क्या करूंगा? युद्ध लड़ूंगा। इतना भयंकर मुकाबला हुआ कि घायल अवस्था में भी लोग लड़े जा रहे हैं लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे। तो अकबर इतना क्रोधित हुआ कि उसने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। 30,000 लोगों का कत्लेआम अकबर ने करवाया था। बाद में अफसोस भी होता है। तो अकबर 30,000 लोगों के इस कत्लेआम को अपने जीवन का एक अमिट कलंक मानता है। क्या मानता है? अमिट कलंक मानता है। बाद में देखो क्या होता है। ताऊ जयमल को कंधों पे बिठा के युद्ध लड़े तो कुछ इस प्रकार का नजारा था। ये है जयमल और यहां पे इस प्रकार से रहेंगे कल्ला जी। ये कंधों पे बिठा लिया है, कंधों पे बिठा लिया है अपने ताऊ को। ठीक है, अब तलवारें दोनों के हाथ में है और जैसे ही शत्रुओं का सामना किया तो 4 हाथ दिख रहे हैं इसके। तो तब लोगों ने इनको, कल्ला जी राठौड़ को जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए, तब इनको कहा था 4 हाथ वाले देवता।
क्या कहा? 4 हाथ वाले देवता। युद्ध का निर्णय आया, युद्ध अकबर जीत गया। कौन जीत गया? अकबर युद्ध को जीत गया और अकबर का अधिकार हो गया किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ के ऊपर। और ये लगभग अकबर के पास रहा था, मुगलों के पास रहा था 1567 से 68 से लेकर 1615 ईस्वी तक ये मुगलों के अधिकार में चित्तौड़गढ़ रहा था। ये बात आप नोट कर लेना। अब इसके बाद में इन्होंने तो क्या कर लिया है? केसरिया, वीर गति को प्राप्त हो गए तो वीरों ने तो केसरिया कर लिया। वीरों ने केसरिया किया, पत्ता ने केसरिया किया, पत्ता टूट गया और फूल बिखर गया। फूल बिखर गया तो फूल कंवर ने क्या किया था? यहाँ पे जोहर किया था। क्या किया था? जोहर किया था। आगे समझ में बात। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ इनकी वीरता से, तभी जयमल और पत्ता की हाथी पे सवार मूर्तियां इसने फतेहपुर सीकरी में लगवाई थी। तो इसने जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां फतेहपुर सीकरी में लगवाई। फतेहपुर सीकरी में लगवा दी जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। और वो जो मूर्तियां हैं उसके बाद में जब बीकानेर के राजा राय सिंह ने जूनागढ़ बनवाया तो राय सिंह ने वो मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में लगवा दी। कहां लगवा दी? जूनागढ़ में। तो वर्तमान में जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जो है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में देखने को मिलेगी। आगे क्या समझ में बातें? ये 3 क्या हो गए? अपने साके हो गए। आराम से बढ़िया तरीके से फटाफट इनको क्या करो? नोट कर लो। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ में जो अन्य बातें हैं उनके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। कुछ दर्शनीय स्थल आपको मैं और करवा दूं बस। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ है। क्या पढ़ेंगे? दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली बात तो देखो, कालिका माता मंदिर है, ठीक है। कुंभ श्याम मंदिर है, कुंभा द्वारा निर्मित है। श्रृंगार चंवरी है। क्या है? श्रृंगार चंवरी। कुंभा की पुत्री रमाबाई का परण्य स्थल है, मतलब फेरे हुए थे यहां पे। आगे समझ में बात। समद्विद्वेश्वर या मोक्कल मंदिर भी है। समद्विद्वेश्वर या मोक्कल मंदिर भी है। होगी इतनी सारी बातें। पद्मला तालाब भी है। जयमल पत्ता हवेली भी है। गोरा बादल महल भी है। हरामियों का बाड़ा भी है, ठीक है। इसके अलावा घी तेल बावड़ी भी है। घी तेल बावड़ी, ये सारी चीजें अपने देखने को अपने को कहां पे मिलेगी? चित्तौड़गढ़ के किले में। कहां मिलेगी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बातें? ठीक है, ये चीजें नोट कर लो फटाफट।
हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इसके अंदर मानमोरी तालाब भी है। कौन सा तालाब है? मानमोरी तालाब भी है। बादशाह की हवेली भी है। पद्मनी महल भी है। तुलजा भवानी मंदिर भी है। नवलखा भवन भी है। कौन सा भवन? नवलखा भवन भी इसको कहते हैं, ठीक है। कुंवरपदा महल भी है यहाँ, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या रहेगी? दर्शनीय स्थल है। दो विशेषताएं और रहेगी, दो चीजें जो कंपैरिजन में पढ़नी होगी हमें, और वो दो चीजें कौन सी रहेगी? विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। कंफ्यूज करने वाला विषय है ये कि विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। ये चीजें नोट कर लेना आप। करो करो करो, शाबाश, हो गया। चलो आगे चलते हैं। दो चीजें बराबर पढ़ेंगे, दोनों कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, इसीलिए पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों विजय स्तंभ है, क्या है? दूसरा है जैन कीर्ति स्तंभ। अलग अलग चीजें हैं दोनों। विजय स्तंभ या इसको भी कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। दोनों में कीर्ति कीर्ति नाम आया, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखना कि कुंभा की कीर्तियों का बखान करता है ये स्तंभ, इसलिए इसको विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहते हैं। वो जैन धर्म की कीर्ति गाता है, इसलिए जैन कीर्ति स्तंभ है। मित्रों, सात मंजिला है ये। कितनी मंजिल है? 7 मंजिला है। और अब हम जो इमारत बनाएंगे नौ 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका क्या हो गया? जैन कीर्ति स्तंभ। दोनों में अंतर, ये 9 मंजिला, वो 7 मंजिला। तो अंतर ये रहेगा कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ये आदिनाथ या भगवान जैन धर्म के है, ये ऋषभ देव को समर्पित है। अंतर, दूसरा अंतर समझ में आ गया। तीसरा क्या है? निर्माता। कुंभा ने अपनी मालवा या सारंगपुर विजय 1437 में हुई थी। कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी को हराया था। 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। तो बनवाया किसने? कुंभा ने। विजय के उपलक्ष्य में बनाया, इसलिए विजय स्तंभ है। और सभी में, इसमें पूरे में कुंभा की कीर्तियां बताई गई है, गुणगान किया गया कुंभा का, इसीलिए कीर्ति स्तंभ है। और ये बनवाया है, इसका निर्माता है एक जैन व्यापारी था जिसका नाम है जिज्जाक। तो ये लगभग तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर और कर देता हूं।
ये 12वीं सदी में बनाया गया है। कौन सी सदी में? 12वीं सदी में। ये बनाया गया है 1440 से 48 के बीच इसका निर्माण हुआ है। 4-5 अंतर समझ में आ गए? कंफ्यूज नहीं हो गए? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना? ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। 9वीं मंजिल टूट गई थी तो इसके बाद में थोड़ा फॉन्ट अपने छोटा कर लेते हैं ना। स्वरूप सिंह ने 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं, 90 लाख खर्चा आया था उसमें जब इसको बनाया गया था। इस स्तंभ के ऊपर ही एक प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रशस्ति क्या होती है? एक पत्थर पे किसी राजा की प्रशंसा से भरा हुआ कोई लेख लिखना, तो वो पत्थर एक प्रशस्ति कहलाएगी। तो यहां पे है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किसने लिखी? विद्वान था अत्रि भट्ट, और उसको पूरा किया इस प्रशस्ति को बाद में इसके बेटे महेश भट्ट ने। ये महेश भट्ट ये अब वाला नहीं है, आलिया भट्ट वाला नहीं है, ये अलग विद्वान आदमी हुआ करते थे। हो गई इतनी सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में जो इस स्तंभ के जो शिल्पी हैं, जेता, नापा, पोमा, पुंजा, ये आदमी क्या थे? डिजाइन देने वाले आदमी थे। कौन से आदमी थे? डिजाइन देने वाले आदमी थे। अंतर दोनों में समझ में आ गया साथियों? जैन कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है। कीर्ति शब्द का प्रयोग दोनों में ही हो रहा है, लेकिन अंतर मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं बताने वाली, पहले ये बातें नोट कर लो आप फटाफट। मूर्तियां बहुत सारी हैं, मूर्तियों का खजाना कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। और भी चीजें नोट करवाऊंगा आपको, इतनी सारी चीजें नोट करने के बाद में। कर लिया नोट? ठीक है। अब देखो आगे, यहां तक की बेसिक जानकारी मैंने दे दी। जैन कीर्ति स्तंभ में इतनी बातें हैं हमारे पास में, इससे ज्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अब इसके बाद में देखो, हाँ, एक आधी खास बात और है कि 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। ठीक है, प्रशस्ति इसके ऊपर ही लिखी गई थी, बाद में हटा के साइड में रख दी गई है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। हालांकि मैं चित्तौड़गढ़ गया नहीं हूं। कुछ चीजें विजय स्तंभ की और बाकी हैं जो अपने यहां पे लिखेंगे। और वो कौन सी बातें हैं? पहली बात तो इसके नाम और कौन कौन से हैं। तो डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने इसको विष्णु ध्वजगढ़ नाम दिया है, क्योंकि ये विष्णु को समर्पित है। एक विद्वान है फर्ग्यूसन ने इसकी रोम के टार्जन टावर, रोम से इसकी तुलना कर दी। जो घोड़े वाले बाबा हैं कर्नल टोड, उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। एक विद्वान है डॉक्टर हरमन गोइट, उन्होंने कहा कि हिंदू मूर्तियों का खजाना या मूर्तियों का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर, इतने सारे नामकरण इसके हो गए। इसके बाद में देखो, राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 47 नहीं 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ।
₹1 का डाक टिकट क्या हुआ, जारी हुआ। किसके ऊपर, विजय स्तंभ के ऊपर। समझ गए बात, ठीक है। एक दो बात और ध्यान में रखना आप, 2-3 एक विभाग है जिनका ये प्रतीक चिन्ह भी है। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उसका भी ये लोगो है ना। तो इनका ये क्या रहेगा, लोगो रहेगा इस प्रकार से। लोगो देखा है ना आपने, इस प्रकार से। होता है या नहीं होता है ऐसा लोगो। ये बीच में क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ। समझ में आ गई बात। ये जानकारी थी पूरी की पूरी कौन से गढ़ की, चित्तौड़गढ़ की। कौन से गढ़ की जानकारी है ये साथियों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सारी जानकारी मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए। चित्तौड़गढ़ का किला आपके सामने है ढेर सारी जानकारी के साथ में। करो करो, शाबाश, नोट करो। कर लिया नोट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दुर्गों की बेसिक जानकारी, आमेर दुर्ग, ये कुछ चीजें मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको कंप्लीट करवा दी है। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी बातें काफी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि जितनी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है उनको बढ़िया तरीके से नोट करके एक एक लाइन को पूरा बारीकी से अपने दिमाग में, अपने भेजे में उतार लीजिए। क्योंकि प्रत्येक लाइन चित्तौड़गढ़ की अपने अंदर एक एक नंबर लिए हुए हैं साथियों। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है मुझे आपसे कि आप ऐसा ही करोगे, अच्छी तैयारी करोगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।